तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू गेट गुड मार्क्स इन द एथिक्स पेपर। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच, और आप ईमानदारी की बातों के प्रति, सत्यनिष्ठा की बातों के प्रति, है ना, इनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा पार्ट? सेक्शन ए पार्ट और सेक्शन बी पार्ट। अगर आप इस पेपर को देखें, इस पेपर में नंबर लाने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितने दिन की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, एज कम्पेयर टू योर अदर जीएस पेपर, ये नंबर ऑफ आवर्स काफी कम होते हैं। सेक्शन ए में कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि you are asked to write short notes on different keywords। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एम के यादव। जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उसके जो लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जहां एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है एक अफोर्डेबल रेट पे। सो मैं बहुत खुश हूं ये बताते हुए कि अब ये दोनों चीजें, हाई क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल रेट पे, अब मैं जोश की पूरी फैमिली को दूंगा। तो अब हर हफ्ते जोश टॉक यूपीएससी के चैनल पे आके मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी बच्चे मुझसे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैं एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप भी दूंगा। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि बिना E2 में नंबर लाए आप टॉपर नहीं बन सकते, आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये E2 क्या है? E2 का मतलब है एथिक्स और एसए का पेपर। तो दोस्तों, अगर आप अपना फाउंडेशन का तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू वांट टू गेट 125 प्लस मार्क्स इन एथिक्स पेपर, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो to understand the kind of preparation you should do, the kind of strategy you should follow to score these many high marks in your ethics paper। ये strategy मेरे स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 17 महक जैन एंड विनोद पाटिल ऑल इंडिया रैंक 132 इन 2019 ने फॉलो करी थी, एंड दे गॉट ट्रेमेंडसली हाई मार्क्स इन देयर एथिक्स पेपर। अगर आप इनकी मार्कशीट पे नजर डालें तो विनोद पाटिल गॉट 131 मार्क्स इन हिज एथिक्स पेपर and Mehak Jain got 127 marks in her ethics paper। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये चारों जीएस मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स इनके थे, विनोद पाटिल के भी, और ये चारों जीएस मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स थे महक जैन के भी। तो दोस्तों, बिना एथिक्स में हाई मार्क्स लिए आप टॉपर बनने की शायद कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के जो जीएस के पेपर्स हैं उनसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो आप कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, एंड यू कैन नॉट होप टू गेट टॉप रैंक इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए टू गेट गुड मार्क्स इन द एथिक्स पेपर। दोस्तों, हम कोई भी गेम खेलना चाहें, उस गेम से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि उसके रूल्स क्या हैं, सामने वाला हमसे क्या चाहता है। तो इस केस में वो सामने वाला कौन है, वो रूल्स क्या हैं, वो है यूपीएससी डायरेक्टिव्स। यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, यूपीएससी ने इस पेपर को क्यों इंट्रोड्यूस किया आखिरकार, और ये जानने के लिए हम समझते हैं कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो यूपीएससी ने लिखा है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच। कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या रहती है, आपका एटीट्यूड क्या रहता है, आपका रवैया क्या रहता है टुवर्ड्स इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, और आप ईमानदारी की बातों के प्रति, सत्यनिष्ठा की बातों के प्रति, है ना, इनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, आप इनको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, करप्शन की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, वर्क कल्चर का कोई प्रॉब्लम है, आपके सबऑर्डिनेट काम नहीं कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे। ये सारी अप्रोचेज आपकी टेस्ट होती हैं। It also checks your attitude towards the conflicts faced by him in the dealing with society। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप सोसाइटी को डील करते हुए फेस कर रहे हो, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक पैट्रियार्ची, कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक हम लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, डाउरी का सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है,
करप्शन बहुत ज्यादा सिस्टम में आ गया है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यू जब हम फेस करते हैं तो हमारा उसके प्रति एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है। हम क्या ये मानते हैं कि थोड़ा मोड़ा करप्शन जरूरी है, इससे सिस्टम फास्ट हो जाता है, या हम ये मानते हैं कि करप्शन होना ही नहीं चाहिए और उस करप्शन को रोकने के स्टेप्स क्या होंगे। एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप जाएंगे तो ऐसी कौन सी अप्रोचेज आप फॉलो करेंगे जो वर्क कल्चर को एफिशिएंट बनाएगी। तो आपका ये रवैया, आपका ये एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड जानने के लिए यूपीएससी ने इस पेपर को रखा है। और इसमें लिखा भी है कि इट में यूटिलाइज केस स्टडी अप्रोच, यानी केस स्टडी की अप्रोचेज आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे, उन सिनेरियोज में आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। तो यू कैन यूज दोज केस स्टडी अप्रोच, एग्जामिनर कैन यूज दोज केस स्टडी अप्रोच टू टेस्ट योर एथिकल एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। बिफोर वी डिस्कस और आगे, वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये पेपर होता कैसा है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 जीएस पेपर होते हैं। उसमें जो जीएस पेपर 4 है वो होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का होता है, जो 250 मार्क्स का लगभग होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा पार्ट? सेक्शन ए पार्ट और सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन ए लगभग 120 से 130 नंबर का आता है और सेक्शन बी करस्पॉन्डिंगली 130 से 120 नंबर का आता है। ठीक है, मतलब जब सेक्शन 120 नंबर का आएगा तो सेक्शन बी 130 नंबर का हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, तो हमारा पेपर 2 पार्ट में लगभग बराबर डिवाइडेड है, 120 और 130 मार्क्स में। दैट इज वन इज सेक्शन ए एंड वन इज सेक्शन बी। सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो दैट कम्स अराउंड 250 मार्क्स, है ना। और मेंस में जो हमारे 7 पेपर होते हैं जिन पे हमारा सिलेक्शन निर्धारित होता है, कौन कौन से पेपर हैं? एसए का 1 पेपर, 4 जीएस के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। तो इस 7 पेपर का जो सम होता है वो होता है 1750 मार्क्स। तो देखा जाए तो इस पेपर का जो वेटेज है वो बस 14% ही है न्यूमेरिकली। अगर नंबर्स के कंपैरिजन में मैं देखूं तो केवल 14% इसका वेटेज है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है E2 के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तो इसलिए कहा जाता है कि ये 14% एक्चुअल वेटेज नहीं है। एक्चुअल वेटेज तो बहुत ज्यादा है इस पेपर का। अगर आप इस पेपर को देखें कि इस पेपर में नंबर लाने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितने दिन की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, या कितनी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, तो आप पाएंगे एज कंपेयर टू योर अदर जीएस पेपर ये नंबर ऑफ आवर्स काफी कम होते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो मेरा दावा है आपको, आप 15 से 20 पेज में पूरे एथिक्स के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, तो किसी भी और जीएस पेपर में मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों, ये हमको बताता है कि इनपुट आउटपुट रेशो जो है, कि जो सेम नंबर का जो पेपर है वो एक्चुअल में कहीं ज्यादा उसका वेटेज है, क्योंकि हमको काफी कम टाइम उस पेपर को देना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें जो मार्क्स आते हैं वो रिलेटिवली कहीं ज्यादा होते हैं कई बार दूसरे जीएस पेपर से। हमने हमारे टॉपर्स के जो एग्जांपल देखे, जो मेरे स्टूडेंट्स विनोद पाटिल और महक जैन के एग्जांपल्स हमको यही बताता है कि चारों जीएस पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स उनके जीएस पेपर 4 में ही थे, सबसे ज्यादा मार्क्स उनके जीएस पेपर 4 में ही थे। तो ये हमको सिखाता है कि इसका वेटेज 14% से तो कहीं ज्यादा है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप एथिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एसए की भी प्रिपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि एथिक्स की प्रिपरेशन करते समय आप एग्जाम्पल्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो वही चीजें आपको एक अच्छा एसे लिखने में भी काम आती हैं। ये एसे के ऊपर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट यकीन मानिए एक अच्छा एथिक्स का मास्टर होना आपको कहीं ना कहीं इंश्योर कराता है कि आपके एसए में भी अच्छे मार्क्स रहेंगे। इनफैक्ट आप वापस जाके इस वीडियो को देखिएगा, महक जैन और विनोद पाटिल दोनों के एसए में भी अच्छे मार्क्स थे। तो इसलिए कहा जाता है कि एथिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स का जो वेटेज है ये केवल 14% नहीं है, बहुत ज्यादा इसका वेटेज है, क्योंकि आपको कम एफर्ट थोड़ा डालना है कंपेयर टू अदर जीएस पेपर, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है, और इससे आपका एसे भी सुधरता है, आपका इंटरव्यू भी सुधरता है, क्योंकि काफी क्वेश्चन एथिकल क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू पैनल मेंबर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों, बात समझ में आ गई कि यूपीएससी ने ये पेपर क्यों इंट्रोड्यूस किया, हमको इस पेपर के प्रति अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए। दैट इज ए वेरी हाईली स्कोरिंग पेपर, और इसके बिना मुक्ति संभव नहीं है, इसके बिना टॉप रैंक संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन कैसे होते हैं, आइए देखते हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सेक्शन ए में कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यू आर आस्क्ड टू राइट शॉर्ट नोट्स
ऑन डिफरेंट कीवर्ड्स। यूपीएससी आपको डिफरेंट कीवर्ड्स ऐसे दे देगा जो आपके सिलेबस से उठ के आते हैं, जो एथिक्स में जो डिस्कोर्स होता है, जो डिस्कशन होता है, उनसे जो कीवर्ड्स उठ के आते हैं उन पे आपको यूपीएससी शॉर्ट नोट्स लिखवाता है। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और क्या क्वेश्चंस हैं? और क्वेश्चंस हैं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन, जब आप अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, कैसे हमारे एटीट्यूड फॉर्म्स होते हैं, कैसे हम पैट्रियार्चल एटीट्यूड में चले जाते हैं, क्यों हम करप्शन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, क्यों हम दहेज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं इवन दो हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये सब बातें यूपीएससी आपसे पूछता है, बिकॉज आपने सबसे पहले देखा था कि यूपीएससी चाहता है, इट वांट्स टू टेस्ट कैंडिडेट्स अप्रोच टुवर्ड्स वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स दैट ही डील्स विद द सोसाइटी। जब वो सोसाइटी से डील करता है तो कौन से कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, उनके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है। आई वुड आस्क यू टू पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पॉज करके, प्लीज पढ़िए एंड देन ओनली यू मूव अहेड। ये क्वेश्चन किसके बारे में है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पॉज किया है तो आप पाएंगे दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एटीट्यूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वर्क, अदर पीपल एंड सोसाइटी आर जनरली शेप्ड बाय अवर फैमिली एंड अदर सोशल सराउंडिंग। जो हमारी सोशल सराउंडिंग है, जैसे समाज में हम रहते हैं, उनसे हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया शेप होता है। ठीक है, जो कई बार अनकॉन्शियसली हम एक्वायर कर लेते हैं और आगे जाके ये अनडिजायरेबल होती हैं, मतलब अवांछनीय होती हैं किसी भी एक सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिस्कस द अनडिजायरेबल वैल्यूज प्रिवेलेंट इन टुडेज एजुकेटेड इंडियन। पढ़े लिखे लोगों में वो कौन से अनडिजायरेबल ट्रेट है, अवांछनीय वैल्यूज हैं जो आप नहीं चाहते एक अच्छे सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक मॉडर्न देश में, मॉडर्न सोसाइटी में रहें। तो दोस्तों ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन वही है जो शायद अभी आप प्रिपेयर आपको कर लेना चाहिए। अभी अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को देखना स्टार्ट कर दीजिए कि उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, कि कौन कौन से वैल्यूज हैं जो खराब वैल्यूज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आदमी को एक एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद एज ए खराब वैल्यू वाला पर्सन बना देती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। तो दोस्तों ये तो हो गए सेक्शन ए टाइप के क्वेश्चन। ऐसे ही यूपीएससी कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में करंट अफेयर से डिराइव करता है। आपने करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस तो पढ़ी होगी जीएस 1, 2, 3 में, बट करंट अफेयर आपके एथिक्स पेपर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, आपने देखा होगा जो रशिया यूक्रेन में वार चल रहा है। तो यूपीएससी इन कीवर्ड्स के आसपास भी क्वेश्चंस बनाता है, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाता है। तो सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? या तो शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा डिफरेंट एथिक्स सिलेबस के जो टर्म्स हैं उनके ऊपर, या सोसाइटी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उनके ऊपर आपका एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा कि उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, या करंट अफेयर्स के बेसिस पे कुछ एथिकल डायमेंशन में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्या है, सेक्शन बी को अगर हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सेक्शन बी में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में जो लाइन लिखी हुई थी कि जिसमें रिक्वायर केस स्टडी अप्रोच। केस स्टडी अप्रोच ली जा सकती है आपका एटीट्यूड चेक करने में, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करने में। तो कई बार यूपीएससी आपको सिचुएशनल थीम्स देता है कि डिफरेंट सिचुएशनल थीम्स में आप कैसे रिएक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 2017 में यूपीएससी ने केस स्टडी पूछी कि यू आर एन एस्पायरिंग आईएएस, आप एक एस्पायर कर रहे हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं, एंड यू हैव क्लियर्ड वेरियस स्टेजेस, प्रीलिम्स और मेंस आपका हो चुका है। नाउ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, ऑन द वे टू योर वेन्यू, यू सॉ एन एक्सीडेंट वेयर ए मदर एंड चाइल्ड हु हैपन टू बी योर रिलेटिव वर बैडली इंजर्ड। नाउ दे नीड इमीडिएट अटेंशन, व्हाट वुड यू डू? बेसिकली आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल चुके हैं और यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और रास्ते में आपने रोड एक्सीडेंट देखा जिसमें जिसको आप जानते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो आप करेंगे क्या? बताइए, यूपीएससी ने आपको कितने टफ स्पॉट में रख दिया, कितना क्या सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया। अब आपके लिए डिलेमा है कि आप इंटरव्यू देने जाएं या इंटरव्यू छोड़ दें, है ना, और इनको एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स हैं इनको अटेंड करें। दोस्तों यही आपको डिलेमा, यही आपका एथिकल जजमेंट, एथिकल एटीट्यूड टेस्ट करेगा कि आप कैसे आप एक सही जजमेंट लेते हैं, एथिकल जजमेंट लेते हैं, और यूपीएससी को बताते हैं कि भैया देखो ऐसे मैं जजमेंट पे आया हूं, ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है, मैं ऐसे इस चीज को अप्रोच करूंगा। तो सिचुएशनल डिलेमाज आर टाइप ऑफ स्टडीज दैट यूपीएससी में आस्क्ड इन योर सेक्शन बी टू जज योर एथिकल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। अब बात आती है कि सेक्शन ए हमने देख लिया,
सेक्शन बी हमने देख लिया कि सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात आती है कि तैयारी कैसे करी जाए, किस तरह की चीजों को तैयार करा जाए। तो जैसा कि हमने सेक्शन ए में देखा, तो यूपीएससी कई बार शॉर्ट नोट्स लिखवाता है ना, आपको टर्म्स दे देगा और उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखवाएगा, उनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछेगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि सिलेबस को ही समझ लेना है। सिलेबस में जो एक एक कीवर्ड लिखा हुआ है, उस कीवर्ड की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसके मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल्स क्या है। मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल का मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से क्या एग्जाम्पल है, किसी महापुरुष के बारे में आपको क्या पता है, रामायण महाभारत से क्या आप उनके एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। सो पॉलिटी से, इकोनॉमी से, सोसाइटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, डिफरेंट सेगमेंट से आप किस किस टाइप के एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, वो एग्जाम्पल आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ना केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट्स की तरह, बल्कि इन जनरल दूसरे क्वेश्चंस में भी आप उनको यूज कर सकते हो, आइदर इंट्रोडक्शन में या मेन बॉडी में एज एन आर्गुमेंट, कई जगहों पे वो यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने की बात करूं, तो लेट्स से एक इंटीग्रिटी आपके सिलेबस में वर्ड है ना, इस सिलेबस में वर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हिंदी में सत्यनिष्ठा, मतलब फॉलोइंग योर एथिकल प्रिंसिपल इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब कोई आपके ऊपर तलवार नहीं लटकी हुई, कोई विजिलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तब भी आप अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, तब आप यू विल बी कॉल्ड ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी। आप कहोगे कि आप सत्यनिष्ठा फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप बात करिए भरत की, है ना। जब रामायण की बात होती है तो लॉर्ड भरत को उनकी मां कैकई के जो वचन थे उसकी वजह से उनको साम्राज्य मिल चुका था और राम भगवान को वनवास जाना था 14 सालों के लिए। तो ही वाज लीगल हेयर, ये उत्तराधिकारी थे और राजा बनने के पूरे योग्य थे, क्योंकि इनके पिता वचन दे चुके थे। ठीक है, इन्होंने क्या चूज किया? इन्होंने चूज किया कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं क्या करूंगा, आई विल रन दिस एम्पायर एज ए ट्रस्टी, एज ए सेवक ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम के सेवक के तौर पे मैं साम्राज्य को चलाऊंगा और खुद राजा नहीं बनूंगा। दोस्तों ये क्यों है एग्जाम्पल इंटीग्रिटी का, सत्यनिष्ठा का क्यों एग्जाम्पल है? ये इसलिए एग्जाम्पल है कि किसी ने भरत को बोला नहीं कि आप एज ए सेवक इस साम्राज्य को चलाइए, जबकि इनका पूरा राइट था कि एज ए राजा उस साम्राज्य को चलाते। इसलिए दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। सिमिलरली आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, है ना, और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से रुपये की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, और जब रुपये की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब क्या है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, है ना। आप इकोनॉमिक्स में इस चीज को पढ़ेंगे। और इनके पास कुछ डॉलर के सेविंग थे, इनके अकाउंट्स में कुछ बैंक में डॉलर्स पड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि जो डॉलर कीमत पहले थी, अब वो कीमत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, जितनी वो कीमत बढ़ी थी उस बढ़ी हुई कीमत को, उस बढ़ी हुई वैल्यू को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिया। बताइए ये क्यों है सत्यनिष्ठा का एग्जाम्पल, ये क्यों है इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल? दोस्तों अगेन ये इंटीग्रिटी का अच्छा एग्जाम्पल इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी ने बोला नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी कि वो जो एक्स्ट्रा गेन उनको हुआ है उसको उन्होंने डिपॉजिट करना है खुद से, स्वयं से, क्योंकि ही वाज फॉलोइंग हिज एथिकल प्रिंसिपल। स्वयं से उन्होंने वो गेन डिपॉजिट किए। अब आपको इंटीग्रिटी का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो रात में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं और आप पाते हैं कि ट्रैफिक लाइट पे कोई भी पुलिस वाला नहीं है, ठीक है, और आप रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि इवन दो नो वन इज वॉचिंग यू, यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक लॉ। इवन दो नो वन इज वॉचिंग यू, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, फिर भी आप वहीं उस ट्रैफिक लॉ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या बताता है? आपकी इंटीग्रिटी बताता है। इस तरह के मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल हमको इकट्ठा करने हैं। मिथोलॉजी से एग्जाम्पल लेने हो, डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेने हो, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से एग्जाम्पल लेने हो, हम डिफरेंट डायमेंशन से एग्जाम्पल्स इकट्ठा करेंगे। हम स्पेसिफिक डेफिनेशन तैयार करेंगे वर्ड्स पे और टॉपिक्स पे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे उन कीवर्ड्स के अराउंड। अनदर थिंग दैट यू नीड टू हैव इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको एथिक्स की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। जितने भी सिलेबस में टर्म्स दिए हुए हैं
आपको उनकी फील आनी चाहिए। आप जब समाज में चल रहे हो, करंट अफेयर देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये तो एम्पैथी का एग्जाम्पल है, ये तो करेज का एग्जाम्पल है, ये तो इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है। जब ये कंडीशन आपकी हो जाएगी दोस्तों, तब मानना कि आपकी एसएससी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। आप वही 15 से 20 पेजों में अपने नोट्स बना लोगे और बहुत जबरदस्त आंसर लिख के आओगे। आप इस इवेंट को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा करौली में जब कम्युनल राइट्स हुए थे राजस्थान में, तो ये पिक्चर वायरल हुई थी। तो इस पिक्चर को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ये डेडिकेशन दिखाता है आदमी के पब्लिक सर्विसेज के लिए। ये और क्या दिखाता है? ये करेज दिखाता है, ये साहस दिखाता है कि डिस्पाइट अपनी जान को जोखिम में डाल के ये इस बेबी को इस फायर से बचा के ला रहे हैं। आपने इसरो का मिशन जब फेल हुआ तो ये भी तस्वीर देखी होगी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसरो के चेयरमैन को गले लगाया था। दोस्तों, ये किसकी तस्वीर है? ये कौन सी वैल्यू दिखाती है? ये एम्पैथी दिखाती है। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी दूसरों का पेन महसूस करने की क्षमता होती है, कि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें, दूसरों के दर्द को फील कर सकें जैसे कि वो हमारा दर्द है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो मिशन फेल हुआ तो इसरो के चीफ का वो दर्द समझा, वो साझा किया, और ये फोटो वही चीज दिखाता है। इस लेवल की क्लैरिटी आपको डेवलप कर लेनी है। जब आप इतनी क्लैरिटी डेवलप कर लोगे, आपको कभी एग्जांपल्स की कमी नहीं आएगी, कभी आपको अच्छे आंसर्स लिखने से आप कोई नहीं रोक सकता आपको, और आप मल्टी डायमेंशनल इन डेप्थ आंसर लिखेंगे। बट रिक्वायरमेंट एक ही है, यू मस्ट हैव एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी देयर इन योर एथिक्स सिलेबस। इसके बिना आप टॉप मार्क्स नहीं ला सकते। रट्टाफिकेशन से खाली काम नहीं चलने वाला है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज ऑफ केस स्टडीज। यहां पे जो केस स्टडी का मतलब है वो है स्पेसिफिक एग्जांपल्स। आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स कलेक्ट करने हैं डिफरेंट सिलेबस टॉपिक्स के अराउंड। आपके वर्क कल्चर का एक टॉपिक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, तो वहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप टाटा की बात कर लीजिए, गूगल की बात कर लीजिए, वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं, क्यों लोग गूगल में काम करने को मरते हैं, क्यों टाटा को एज ए फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है, टाटा ने ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, कोविड के बाद टाटा ने अपने एम्प्लॉय के लिए क्या किया, गूगल के वर्क कल्चर में ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसमें काम करना चाहते हैं। इन सब के जो स्पेसिफिक आंसर हैं, अगर आप इनको इंक्लूड करोगे अपने आंसर्स में, दोस्तों आपका आंसर बाकी के आंसर से बहुत अलग हो जाएगा। अब बात आती है सोर्सेज की। तो सर कहां से पढ़ें अल्टीमेटली एथिक्स? दोस्तों, किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का एक कंसोलिडेटेड मटेरियल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आपको फोकस ये करना है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको फील आनी चाहिए। इंटीग्रिटी क्या होता है, करेज क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इनकी फील आपको आनी चाहिए। आपको अंदर से टॉपिक समझ में आना चाहिए, तभी तो अप्लाई कर पाओगे, तभी तो एग्जाम्पल इकट्ठे कर पाओगे, तभी तो उन क्वेश्चंस में केस स्टडीज यूज कर पाओगे। तो कोई भी आप एक ढंग का नोट्स उठा लीजिए और उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के संग पढ़िए। दूसरी बात, करंट अफेयर्स पे जरूर फोकस करिए। करंट अफेयर्स से हमको एग्जांपल्स भी मिलते हैं, और जैसा कि हमने देखा करंट अफेयर्स के अराउंड यूपीएससी सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी क्वेश्चंस पूछता है। तो करंट अफेयर्स को भी आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और हम एग्जांपल्स भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने आंसर लिखने के लिए। देन सेकेंड एआरसी का जो 4th रिपोर्ट है, अगर आपके पास समय है तो उनकी रिकमेंडेशंस को जरूर पढ़िए, है ना। कुछ चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो जो डिफरेंट एरियाज हैं एथिकल कंसर्न्स के, वो वहां पे लिखे हुए हैं। उनसे आपके हॉराइजन ब्रॉड होगा, आपका सोचने का तरीका ब्रॉड होगा। उनके बेसिस पे कई बार यूपीएससी केस स्टडी भी पूछ चुका है। तो वो एक रिपोर्ट है जिसकी रिकमेंडेशन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो टॉपर्स वाले मार्क्स कैसे लाने हैं, 125 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है, कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करना है। ये सारी बातें आपको होपफुली समझ में आई होंगी। इफ यू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, आई एम 100% श्योर यू विल गेट वेरी टॉप मार्क्स इन एथिक्स पेपर एंड बी ए यूपीएससी टॉपर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, जिसमें हम बाकी एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्जाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है, अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं,
उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।